हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स 9 यूनिट 3 मेथड ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके 3.1 एंड 3.2 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जब हमारी जो टॉपिक है अब नेक्स्ट वो है 3.3 स्किल्स, ड्रामेटाइजेशन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले। ठीक है, तो आज हम जो है वो दो पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा है टॉप पॉइंट वो है ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन एक बहुत अधिक प्रदर्शित संरचित है। इसमें छात्रों और अभिनेताओं को संवाद और पटकथा का पालन करना और कभी कभी सच में क्रिया करना शामिल होता है, जैसे कि किसी नाटक या फिल्म में अपना प्रदर्शन करते हैं। कि जो ड्रामेटाइजेशन होती है कि ये बहुत ज़्यादा एक प्रदर्शित तरीका होता है चीज़ों को दिखाने का। जैसे अगर हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चे एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर ड्रामा करते हैं, उस पर अपना एक पूरी तरीके से अपने अलग अलग करेक्टर्स को रख कर उसमें पूरी चीज़ को देखते हैं और उस सामने लोगों को शो भी कराते हैं, डायलॉग्स भी रखते हैं अपने, और हर एक चीज़ करते भी हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके का ड्रामा हो जाता है। हमने अपने स्कूल्स में देखा होगा, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, वो भी ड्रामा में आ जाता है। ठीक है, इस टाइप के। तो अधिकांश छात्रों को प्रेरित करने के लिए कक्षा में नाटक का उपयोग करना एक अच्छी रणनीति है। कि मतलब छात्रों को मोटिवेट करने के लिए ड्रामेटाइजेशन एक अच्छा तरीका होता है। नाटक कौशल और आत्मविश्वास विकसित करता है। कि जो नाटक है वो बच्चों में स्किल्स है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। ठीक है, और इसका उपयोग यह आंकलन करने के लिए भी किया जा सकता है कि आपके छात्र किसी विषय के बारे में क्या समझते हैं और मस्तिष्क कैसे काम करता है। कि आप इस चीज़ का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि बच्चा किस विषय से कितना समझ पा रहा है और उनका जो दिमाग है वो किसी चीज़ को लेकर कितना वर्क करता है। ठीक है, नाटक अक्सर बाकी कक्षा, स्कूल या माता पिता और स्थानीय समुदायों के प्रदर्शन की ओर अक्सर होता है। कि जो नाटक है वो अक्सर या तो कक्षा में होता है, स्कूल में होता है, पिता या फिर किसी कम्युनिटी में रहकर ये प्रदर्शन किया जाता है। यह लक्ष्य छात्रों को काम करने में प्रेरित करता है। इसका जो लक्ष्य है वो छात्रों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। नाटक निर्माण की रचनात्मक प्रक्रिया में 3 से 4 बच्चे या पूरी कक्षा की भागीदारी होना आवश्यक है। कि इस नाटक की प्रक्रिया में या तो 3 से 4 बच्चे होते हैं या फिर पूरी कक्षा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है। इसके माध्यम से बच्चे में संवेगात्मक, भावनात्मक, भाषण कौशल आदि विकसित होता है। कि बच्चे के इसमें संवेगात्मक का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और बच्चे की भाषण कौशल का भी विकास होता है। ठीक है, ये था ड्रामेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा रोल प्ले। रोल प्ले तब है जब छात्रों को भूमिका निभानी होती है। कि जो रोल प्ले होता है कि छात्रों को एक टॉपिक दिया जाता है और उनको सबको अपना अलग अलग रोल करने के लिए दे दिया जाता है कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। तो बच्चे उस अपने रोल के उस पर अपने अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और एक छोटे परिदृश्य के दौरान वे उस भूमिका में बोलते हैं। कि मतलब ये एक छोटा होता है, जो रोल प्ले होता है वो थोड़े छोटे टाइम का होता है। बच्चे उसमें अपनी अलग अलग जो भूमिका निभाते हैं। और अभिनेत्री और अभिनय है जिस चित्र को वे निभा रहे हैं उसके व्यवहार और उद्देश्य को अपनाते हैं। कि मतलब जिस भी चीज़ के ऊपर वो रोल प्ले दिखा रहे हैं तो उस चीज़ के व्यवहार को और उद्देश्य को अपनाते हैं। कई स्क्रिप्ट प्रदान नहीं की जाती। कि मतलब जो कई स्क्रिप्ट ऐसी होती कि जो बच्चों को नहीं दी जाती, बच्चे खुद से उसको तैयार करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भूमिका निभाने से सक्षम होने के लिए शिक्षा द्वारा छात्रों को प्राप्त जानकारी दी जाए। कि मतलब इस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और एक एक्टिव होने के लिए बच्चे को उस चीज़ के लिए पूरी जानकारी दी जाए। भूमिका निभाने वाले को भी अपने विचारों और भावनाओं को अन्यास व्यक्त के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कि मतलब जो इस प्ले को करा रहा है, जो उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है मेन, उसको भी अपने विचारों और अपनी भावनाओं को
रखने का भी एक अवसर मिलता है, ठीक है, या फिर उस चीज़ के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नरेटिव टेक्निक। कहानी सुनने में मदद करने के लिए चुने गए नरेटिव टेक्निक जो हमारी होती है, एक मिनट, अच्छा, नरेटिव टेक्निक उसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग को, ठीक है। कहानी सुनने में मदद करने के लिए चुने गए विभिन्न तरीकों में से कोई भी, जैसे कहानी की सीटिंग, पात्रों को विकसित करना, विषयों की खोज करना और कथानक की संरचना करना, जानबूझकर कुछ विवरण या व्यक्त करना लेकिन अन्य नहीं, शैली के मानदंडों का पालन करना या तोड़ना और विभिन्न कहानी वाले उपकरणों और भाषाई शैलियों का उपयोग करना है। कि मतलब जो नरेटिव टेक्निक है इसमें बच्चे अपने उससे अलग अलग किसी भी चीज़ पर अपनी कहानी को सुनाते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हर एक बच्चा उसमें अपने अपने विचार को रखता है, अपने अपने उनके विषय की खोज होती है, अपने अपने हर एक नई नई चीज़ों को, हर एक नए नए विचारों को खोज करता है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस, ठीक है, यह छात्रों के लिए वस्तु विषय को आसान और रोचक बनाता है। कि जो नरेटिव टेक्निक मतलब स्टोरी टेलिंग है, यह छात्रों के लिए जो विषय वस्तु होती है उनकी, उस चीज़ को काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टेड बनाता है। छात्र लंबे समय तक ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। कि मतलब इस चीज़ से सीखकर छात्र अपने काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ से नॉलेज ले सकते हैं। कथन की तकनीक के माध्यम से शिक्षक अपने दिमाग में विषय वस्तु की एक स्पष्ट तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। कि मतलब इस कथन की जो तकनीकें हैं उसके माध्यम से जो शिक्षक होते हैं वो अपने माइंड में उस विषय वस्तु की एक सही तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। छात्र जल्दी और आसानी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कथा शिक्षण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जो कथा है, जो कहानी का जो एक जरिया है, ये शिक्षण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, क्योंकि यह साहित्यिक के कामकाज को विकसित कर सकता है जिसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन। कि मतलब किसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना सही तरीके से। ये एक स्पष्टीकरण एक बयान या बयानों का समूह है जो किसी विशेष घटना को रेखांकित करने वाले कारणों, संदर्भ या सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। कि मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में हम काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम काफ़ी अच्छे से कक्षा में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक एक्सप्लेनेशन कहलाती है। उसका परिचय बताना, उसकी परिभाषा देना, उसकी वो महत्वता बताना, उसके सिद्धांत के बारे में बताना, तो वो उस टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। कि इस टॉपिक में ये है, इसका मतलब ये है, ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी महत्वता है, ये इसके सिद्धांत है। तो ये इस एक टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना वो हमारी एक्सप्लेनेशन कहलाती है। यह शब्द लैटिन शब्द एक्सप्लिट्स से मिलता है जिसका अर्थ है कि तर्क प्रदान करना। स्पष्टीकरण विज्ञान के अनुशासन के लिए केंद्रीय है और किसी भी विषय वस्तु को विस्तार में समझना एक्सप्लेनेशन कहलाता है। कि मतलब किसी विषय वस्तु के या किसी सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना, स्पष्ट तरीके से और विस्तार में उसको समझना, वो हमारी एक्सप्लेनेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नरेशन। नरेशन वर्ण पद्धति विकल्पों के उस सेट को समाहित करती है जिसके माध्यम से कहानी का निर्माता अपने कथन को विकसित करता है। जो नरेशन होती है वो उससे मतलब कोई कहानी का जो निर्माता है, जो कहानी को बनाता है, वो उसमें अपने अपने कथन को जो विकसित करता है, अपनी अपनी बातों को जो रखता है, वो एक तरीके से नरेशन कहलाती है। नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कथावाचक द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्याकरणिक व्यक्ति की पसंद को स्थापित करने के कथावाचक और दर्शक कहानी में भागीदारी या नहीं, साथ ही इसमें वर्णनकर्ता द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की जानकारी
का दायरा भी शामिल होता है कि जो नरेशन में होता है कि बच्चा इसमें किसी भी कहानी पर अपने अपने विचारों को रखता है। किसी टॉपिक पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपने विचारों को रखना, अपनी बातों को रखना, अपने उसमें कथन देना, अपने पॉइंट्स रखना, वो एक नरेशन कहलाता है। ठीक है। स्टोरी टाइम वर्तमान तत्कालिकता को स्थापित करने के लिए वर्तमान व्याकरणिक काल का चुनाव, कि मतलब इसमें वर्तमान समय में ही जो प्रेजेंट का चलता है उसी को, उसी टाइम में कोई अगर हम कोई स्टोरी बनाते तो उसके ऊपर अपने अपने विचार को रखना, वो भी स्टोरी टाइम कहलाता है और वो नरेशन में भी आता है। ठीक है। तो ये हमारा 3.3 ख़त्म हुआ। आई होप आप सभी को अच्छा आया होगा समझ में। नेक्स्ट है हमारा 3.4 जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में लेबोरेटरी लाइब्रेरी साइंस फेयर एंड एग्जीबिशंस महत्वपूर्ण संसाधन है, कि मतलब विज्ञान और गणित की शिक्षा के उसमें लेबोरेटरी लाइब्रेरी साइंस फेयर एग्जीबिशंस ये काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण तरीके से अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यही उनके महत्व का एक सही अवलोकन है। फर्स्ट है हमारा लेबोरेटरी। प्रयोगशालाएं छात्रों का प्रयोग करने और वैज्ञानिक अवधारणाओं की जांच पड़ताल करने का अवसर प्रदान करती है, कि मतलब आप किसी साइंस लैब में आपने देखा होगा कि उसमें आप अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हो। ठीक है। उसमें उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करते हो जिससे आपको एक उस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। वे छात्रों को महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, कि वह छात्रों के महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल में को विकसित करने में मदद करता है, जैसे डाटा संग्रहण विश्लेषण व्याख्या, जो विज्ञान में करियर के लिए आवश्यक है, कि जो विज्ञान की मतलब इंजीनियरिंग में हो गई, डॉक्टरी में हो गई, साइंटिस्ट में हो गई, ये इस चीज़ में बच्चों को एक काफ़ी अवसर प्रदान करती है। ठीक है। जैसे लैब में अगर आप जाते हो तो वहाँ अलग अलग तरीके के आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि कैसे कैसे किस ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन चीज़ों से आप अलग अलग तरीक़ों से सीखते हो और हर एक चीज़ आपको समझ में भी आती है जब आप लाइव उस चीज़ को अपने हाथों से करते हो या समझते हो देखकर, तो उस चीज़ से बच्चा अच्छे से ज़्यादा नॉलेज ले पाता है। ठीक है। प्रयोगशालाएं छात्रों को सिद्धांतों का परीक्षण करने में, विचारों का पता लगाने और सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में समस्याओं को हल निकालने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी। पुस्तकालय पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों और मल्टीमीडिया संसाधनों सहित सूचनाओं के धन तक पहुंच प्रदान करते हैं, कि मुझे लाइब्रेरी में आप बैठते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग बुक्स मिलती हैं, अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आपको वहाँ मिलते हैं और आप वहाँ बैठकर अपनी अच्छे से बच्चा स्टडी भी कर पाता है, नई नई चीज़ों के बारे में जान भी पाता है, नई नई बुक्स के बारे में वो जान पाता है। ठीक है। वे छात्रों और शिक्षकों के लिए नए विषय अनुसाधन विचारों का पता लगाने और अपने क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ आधारित रहने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, कि मतलब ये जो लाइब्रेरी है ये एक नवीनतम विकास को मतलब एक नए बच्चे में नए विकास करने के लिए और उसका जो एक कहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, कि जिसमें बच्चा अपने आप को उभारता है। कि मतलब आप लाइब्रेरी में जाते हो पढ़ने के लिए, बच्चा जाता है वो अलग अलग बुक आप देखते हो। आपने स्कूल्स में थे जब आपने स्कूल्स में देखा होगा, आप लाइब्रेरी का एक अलग से पीरियड होता था, हम वहाँ जाते थे या तो अपनी बुक्स इश्यूज़ कराकर हम पढ़ते थे, नई नई स्टोरी वाली बुक्स होती थी, हर एक तरीके की बुक्स वहाँ अवेलेबल होती थी, जो हमें उन सब से अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता था और अलग अलग नॉलेज भी मिलती थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंस फेयर। विज्ञान मेले छात्रों को व्यापक दर्शकों के लिए अपने शोध और प्रयोगों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। वे छात्रों को नए विचारों का पता लगाने, स्वतंत्र शोध करने और अपने निष्कर्षों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि मतलब जो विज्ञान मेले होते हैं, छात्र अपने अलग अलग चीज़ों को मतलब अलग अलग दर्शकों को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से चीज़ों को वहाँ पर शो कराते हैं। कोई मॉडल्स वगैरह बनाते हैं या फिर कोई
कुछ भी हर एक चीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर करके दिखाते हैं कि साइंस से रिलेटेड, जिससे उनका एक अपना एक स्वतंत्र बनते हैं, अपनी उनकी नॉलेज बढ़ती है, वो उनकी स्किल्स भी बढ़ती है। ठीक है, और अलग अलग विचारों को पता भी लगा पाते हैं, अपने अपने विचार से भी वो निष्कर्ष निकाल पाते हैं चीज़ों का। ठीक है, विज्ञान मेले में भी प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं कि जो विज्ञान मेले हैं वो एक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को अपनी सर्वश्रेष्ठ काम हासिल करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि साइंस फेयर्स के उससे छात्रों में एक अपनी सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम को करने में एक वो मदद करता है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंस एग्जीबिशन, 4th पॉइंट। विज्ञान एग्जीबिशन नए विचारों और तकनीकों को जनता के सामने प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। जो एग्जीबिशंस लगते हैं जिसमें बच्चे अपने अलग अलग विचारों को, तकनीकों को जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं, मतलब टीचर्स के सामने हो गए, स्कूल टीचर्स के सामने, बाहर से भी टीचर्स आते हैं, उन सबके सामने अपनी अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। वे शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को अपने काम की व्यापक दर्शकों के सामने पेश करने और अपने क्षेत्र की रुचि पैदा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं कि मतलब वो शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को अपने काम के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ये चीज़ बनाई या करी, और अपने इंटरेस्ट के बारे में बता पाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी उन्हें एक अलग स्टेप प्रोवाइड कराता है। एग्जीबिशन युवाओं को प्रेरित और संलग्न करती है, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो एग्जीबिशंस है वो बच्चों को मोटिवेट करती है और अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में उनके करियर बनाने के लिए भी उनको मोटिवेट करती है। कुछ मिलाकर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, साइंस फेयर, एग्जीबिशन सभी विज्ञान और गणित की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों और शिक्षकों को नए विचारों का पता लगाने, शोध करने और अपने काम को व्यापक दर्शकों के सामने पेश करने के अवसर प्रदान करते हैं। ये संसाधन नवाचार और वैज्ञानिक जांच की संस्कृति को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो थी। आज के हमारे दोनों टॉपिक थे 3.3 एंड 3.4 हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। 3.5 यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग है, यह आपने पहले ही पढ़ी होगी, काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, इस यूनिट में मेन आपके 3.1, 3.2 एंड 3.3 एंड 3.4 ही थे। और आई होप आपको आज के भी वीडियो में ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।